हेलो दोस्तों, मैं हूं जावेद दानिश और ये टॉपिक है सफ़रनामा इब्ने बतूता का। तो इब्ने बतूता का जो सफ़रनामा है वो पहले पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और इस बार बात करेंगे सफ़रनामा भाग 2 की, जिसमें उनकी ख्वाहिश थी कि वो दिल्ली सल्तनत जाएं, हिंदुस्तान जाएं। अब उनकी ख्वाहिश कैसे पूरी होती है और वो हिंदुस्तान जाने के लिए किस किस रूट का सहारा लेते हैं, आइए जानते हैं इस भाग से। तो भाग 2 की शुरुआत करते हैं। इब्न बतूता, जिनका सफ़र शुरू होता है मक्का के बाद। मक्का में जब उन्होंने तीसरा हज किया था, तीसरी बार हज करने के बाद, उससे पहले वो किलवा गए थे, किलवा के बाद फिर आए थे सऊदी अरब। सऊदी अरब वाया ओमान, पोर्ट ऑफ हॉर्मूज़ से होते हुए मक्का आए और तीसरा हज किया था। इसके बाद वो जाते हैं हिंदुस्तान की ओर। हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन तुगलक का उस वक्त राज्य होता है और बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, जैसे कि मामलुक एम्पायर इजिप्ट में बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, उसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक भी उस टाइम बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं। अब दिल्ली पहुंचने के लिए उन्हें रास्ता तो एग्जैक्ट पता नहीं कि गूगल मैप खोला और सीधे पहुंच जाएं, ऐसा तो था नहीं। तो इसलिए उन्होंने शुरुआत की दिल्ली सल्तनत पहुंचने के लिए। सबसे पहले जाते हैं सेल्जक। सेल्जक जो कि एनाटोलिया, उस वक्त एम्पायर था एनाटोलिया, उसमें एक छोटा सा साम्राज्य था, राज्य था सेल्जक। और इस वक्त की माने तो ऑटोमन एम्पायर या टर्की कंट्री कह सकते हैं। तो वो जाते हैं सेल्जक, ये सोचकर कि इंडिया हो सकता है इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर सेल्जक के बाद वो जाते हैं लाल सागर और ईस्टर्न डिज़र्ट, यानी कि जो इजिप्ट का ईस्टर्न डिज़र्ट है, पूर्वी मरुस्थल है, उसे पार करके वो पहुंचते हैं नाइल वैली। नाइल वैली से अब चलते चलते फिर वो पहुंचते हैं कैरियो। कैरियो यानी कि इजिप्ट की कैपिटल। उसके बाद वो आते हैं सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला, ये इस वक्त की बात करें तो इजिप्ट का हिस्सा है और इजराइल से सटा हुआ है। तो वो जाते हैं सिनाई पेनिनसुला, उसे क्रॉस करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तिकोना ये बना है, ये है सिनाई पेनिनसुला। इसके बाद वो जाते हैं पैलेस्टीन। पैलेस्टीन के बाद लटकिया। लटकिया जो कि सीरिया में एक शहर है। अब लटकिया से, सीरिया से वो जिनोइस शिप से, जहाज से वो जाते हैं अलानिया। अलानिया जो कि टर्की में एक शहर है। अब अलानिया की ओर वो निकलते हैं। ये आप देख सकते हैं सीरिया है, सीरिया के बाद वो अलानिया की ओर निकलते हैं, ये है अलानिया। तो अलानिया से जो कि पश्चिम की ओर है, उसके बाद वो जाते हैं एंटालिया। एंटालिया जाते हैं और वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है फित्यान एसोसिएशन। फित्यान एक ग्रुप होता है जो कि सेमी रिलीजियस ग्रुप होता है, और वो ज़्यादातर जो बाहर से आए हुए यात्रियों उनका स्वागत करते हैं, उनका ध्यान देते हैं, उन्हीं की खिदमत करते हैं। और उस अनाटालिया के बाद, टालिया के बाद पहुंचते हैं वो इगिरडिर। इगिरडिर जो कि टर्की में एक शहर हुआ करता था, अभी भी है, और हमीदिस हमीदिस की कैपिटल थी। और अब वो वहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है, और ये सन चल रही थी 1333 ईस्वी। 1333 ईस्वी थी और उनके मोरक्को से निकलने के बाद का 9वां साल था, और वो इस वक्त इगिरडिर में रुक जाते हैं। इगिरदिर में वो पूरा रमज़ान का महीना गुजारते हैं, वहाँ पे रोज़े रखते हैं। उसके बाद वो निकलते हैं मिलास शहर की ओर। मिलास शहर तुर्की में एक शहर होता है। इसके बाद
वे निकलते हैं कोन्या। ये सारे तुर्की के शहर की बातें यहाँ पे हो रही हैं। उसके बाद निकलते हैं कोन्या, उसके बाद इरजुर्म, इरजुर्म, इसके बाद निकलते हैं बिरगी, जो कि नॉर्थ ऑफ मिलास है। तुर्की में शहर है और लेकिन नॉर्थ ऑफ मिलास है, मिलास के उत्तरी साइड में। उसके बाद वे जाते हैं सिनोब, सिनोब ये ब्लैक सी से सटा हुआ शहर है तुर्की में। उसके बाद वे जाते हैं क्रीमियन पेनिनसुला। क्रीमियन पेनिनसुला ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक सी से सटा हुआ छोटा सा आइलैंड ये दिख रहा है, ये क्रीमियन पेनिनसुला है। उस वक्त की बात करें तो ये गोल्डन हॉर्ड एम्पायर में था, लेकिन अब की बात करें तो यूक्रेन क्लेम करता है कि ये उसका पार्ट है, लेकिन ये रशिया के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। रशिया इसे एडमिनिस्ट्रेट करता है 2014 से। 2014 से इसके बाद वो पहुंचते हैं अजोब। अजोब जो कि रशिया में एक सिटी है, वहाँ पे मिलते हैं उनको अमीर ऑफ खान। अमीर ऑफ खान से मुलाकात होती है। इसके बाद वे निकलते हैं मजार, जो कि ब्लैक सी से सटा हुआ एक शहर है। इसके बाद वे निकलते हैं उज़्बेक खान से मिलने के लिए। उज़्बेक खान जो कि बेशताऊ माउंटेन के पास में उनका साम्राज्य था और उनका कोर्ट भी उसी के पास में था, बेशताऊ माउंटेन जो कि रशिया में है। नेक्स्ट वो निकलते हैं बोलगार। बोलगार जो कि उनके हिसाब से उनकी जो जर्नी अभी तक की जर्नी हुई है और पूरी जर्नी जहाँ तक भी होगी उनके लिए वो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट था, नदर्न मोस्ट पॉइंट उनके हिसाब से था, क्योंकि वो उसके आगे नहीं गए। लेकिन वे सोचते थे, उन्होंने रेहला में जो उनकी बुक है रेहला उसमें मेंशन किया है कि वो सोचते थे कि वे आगे जाएं, बोलगार के आगे जाएं, लेकिन उनके मन में एक संदेह रहता है कि यहाँ पे ये लैंड ऑफ डार्कनेस है, ये पूरा स्नो कवर्ड है, इसके आगे कुछ होगा तो ये सब डार्कनेस ही मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलेगी। इस वक्त की बात करें जो वो कि ये सर्बिया का हिस्सा है। उस वक्त भी वहाँ पे कुत्ते की सवारी, यानी कि जो कुत्ता गाड़ी बोलते हैं वो चला करती थी, उस पर बैठ के आप सफ़र कर सकते थे। और रियाला में इब्न बतूता ने एक मेंशन किया है, एक किस्सा मेंशन किया है जिसमें बताते हैं नॉर्थ के लोग यानी कि सर्बिया के लोग साउथ के लोगों से ट्रेडिंग किया करते थे, व्यापार किया करते थे। व्यापार में एक अजीब किस्सा है कि नॉर्थ के लोग अपने सामान को बेचने के लिए वो किसी एक खुले स्थान पे रखते थे और साउथ के लोग उस सामान को ले जाते थे रात को। नॉर्थ के लोग रात में रखते थे सामान और साउथ के लोग वहाँ से ले जाते थे, और सुबह जब होती थी तो वहाँ पे कोई सामान जो उन्होंने रखा हुआ होता वो सामान नहीं मिलता था, जबकि उन्हें सामान मिलता था साउथ के लोगों के द्वारा दिया गया फर और स्किन। फर और स्किन मिलती थी जो कि नॉर्थ के लोगों के लिए या सर्बिया के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती थी, सर्दियों से बचने के लिए, हीट प्रोवाइड करने के लिए। इस वजह से वो लोग इनसे व्यापार करते थे। ये अजीब किस्म का व्यापार अभी तक बहुत ज़्यादा एक अचंभा सा है। और इस वक्त की हम लोग देखें तो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, वो इसी प्रकार से होती है। वो पार्ट आज ऑनलाइन ट्रेडिंग में शायद यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से जो व्यापार होता था बहुत अजीब किस्म का था। इसके बाद वोलगार में जो होते हैं नॉर्थ नदन जो मोस्ट पॉइंट था उनकी जर्नी के हिसाब से वो निकलते हैं फिर उसके बाद उज़्बेक खान के पास, उज़्बेक खान के कोर्ट जो कि बेशताऊ में था रशिया में। उसके बाद वो चाहते हैं अस्तार खान, अस्त्रा खान जो कि रशिया में एक शहर था। और इब्ने बतूता की बात करते हैं तो इब्ने बतूता का ये जो हिस्सा है वो इंडिया की तरफ का है, कि मतलब भारत की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ उनका जो मन था कि वो हिंदुस्तान की तरफ जाएं, दिल्ली सल्तनत की तरफ। लेकिन अब जो उनके कदम हैं वो उन्हें कहाँ से कहाँ ले जाते थे आप लोग देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं कि तुर्की, ग्रीक, रशिया, उज़्बेकिस्तान ये सारे देशों में वो घूमते हैं। उसके बाद अस्त्रा खान के बाद वहाँ पे एक हिदायत होती है उन्हें, तो
उसके बाद वो निकलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए, जहाँ पे उन्हें मिलते हैं वाइजाइटीन, जो कि एंड्रोनिकोस III पलायागोइसिस के राजा हैं। बाईजाइटीन वहाँ के राजा होते हैं, जो कि मेडिटेरियन, जो आप ये सी देख सकते हैं पूरा ये घिरा हुआ है अफ्रीका और यूरोप से, मेडिटेरेनियन सी, ये सब सारा घिरा हुआ हिस्सा जो है इसी के आसपास ही, इसी के चारों बाउंड्री के आसपास ही बाईजाइटीन का एम्पायर होता है। इसके पार हिस्से में दूसरों का एम्पायर होता है। इन्होंने सिर्फ कोस्ट, यानी कि ये जो मेडिटेरेनियन सी है इसके कोस्ट पर ही कब्जा कर रखा होता है, और मेनली इनका कब्जा था ये इटली, ग्रीक, ये सारे इनके कब्जे वाले हिस्से थे। अब मेडिटेरेनियन सी के बाद वे जाते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल के, जहाँ पे वो ग्रेट चर्च ऑफ हागिया सोफिया, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे घूमते हैं, इबादत करते हैं। इसके बाद वे जाते हैं अस्त्राखान, और फिर वे जाते हैं सराय अल जदीद, जो कि उस वक्त गोल्डन हॉर्ड में एक हिस्सा था, एक शहर था। कॉन्स्टेंटिनोपल जाते हैं और वहाँ के प्रीस्ट से मिलते हैं, और प्रीस्ट से मिलने के बाद जो उन्होंने अभी तक सफ़र किया है, ज़्यादातर उन्होंने जो मुस्लिम कंट्री के अलावा जो उन्होंने यहूदी या ईसाई धर्म से रिलेटेड जहाँ पे उन्होंने सफ़र किया है, उनकी चर्चा करते हैं वो वहाँ के पादरी से जेरूसलम की वहाँ की चर्चा करते हैं। और वापस जब आते हैं उज़्बेक खान के पास, फिर उनसे पूरे वाक़या का जिक्र करते हैं। उज़्बेक खान से विदा लेने के बाद वे आते हैं कैस्पियन सी की ओर। कैस्पियन सी और अरल सी होते हुए वे बुखारा आते हैं, जो कि उज़्बेकिस्तान में इस वक्त शहर है और उस वक्त भी था। उस वक्त जो एम्पायर था बहुत बड़ा था रशिया का, तो उस वक्त बुखारा उसमें भी मान सकते हैं। इसके बाद वे आते हैं समरकंद नामक शहर, वो भी उज़्बेकिस्तान में है। उस वक्त एक साम्राज्य हुआ करता था, वे उसकी भी परिकल्पना करते हैं, उसमें घूमते हैं। इसके बाद वो मिलते हैं मंगोलियन किंग तारमाशिरिन ऑफ चंगाताई खनाई, इनसे मुलाकात करते हैं। इसके बाद वो आते हैं हिंदू कुश यानी कि अफ़गानिस्तान में वे एंटर करते हैं, और अपनी किताब रहला में फिर एक बार वो मेंशन करते हैं जो सिटी ऑफ बारवान है। सिटी ऑफ बारवान हिंदू कुश पहाड़ियों के बीच में स्थित एक शहर है, और वहाँ पे जो पहाड़ हैं वो सारे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, और वहाँ के निवासी उस पहाड़ को कहते हैं, पर्वत को कहते हैं हिंदू कुश से पार से लाए जाते थे बहुत सारे इंसान, बहुत सारे ग़ुलाम लाए जाते थे, जो कि और बाहरी जो डेंसिटी हैं वहाँ सब पे भेज दिए जाते थे। हिंदू कुश पहाड़ों के पर्वतों के बाद श्रृंखला के बाद वे चलते हैं इंदस रिवर की ओर। इंदस रिवर में वो 1333 के आसपास पहुंच जाते हैं। इंदस रिवर के पास अब उनकी ख्वाहिश थी कि दिल्ली सल्तनत में जाके मोहम्मद बिन तुगलक से मुलाकात की जाए। अब दिल्ली सल्तनत के बाद पहुंचते हैं वो 1333 सितंबर में दिल्ली में एंटर, यानी कि दिल्ली सल्तनत में वो आ जाते हैं, और उनकी मुलाकात होती है मोहम्मद बिन तुगलक। उनके कोर्ट में पहुंचते हैं, हाजिर पेशी होती है। अब उनके बाद है भाग 3, वो भाग भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें बात करेंगे दिल्ली सल्तनत और कदीस। जो इब्न बतूता ने अभी तक का जो सफ़र किया है, हमने इन दोनों के पार्ट में भाग में डिस्कस किया है। अब भाग जो 3 है उसमें सिर्फ इंडिया, दिल्ली सल्तनत, इनके बारे में डिस्कस होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट भाग के साथ।
बहुत जल्द ही